जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। और सबसे पहले बात बुलेटिन में करेंगे अमेरिका की। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? इस वक्त दुनिया भर में यह सवाल बना हुआ है, लेकिन इस सवाल का अब जल्द ही जवाब मिलने वाला है, क्योंकि अब से कुछ ही घंटों बाद ही दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के करोड़ों वोटर अपना अगला राष्ट्रपति चुनने जा रहे हैं। अगर कमला हैरिस की जीत हुई तो वो अमेरिका के इतिहास में वो पहली महिला राष्ट्रपति होंगी, और अगर ट्रंप जीते तो पिछले 100 साल में ये पहली बार होगा जब वो 3 टर्म में 2 बार राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव नहीं है, बल्कि ये 2 अलग अलग विचारधाराओं वाले उन उम्मीदवारों के बीच टक्कर है जिनमें से एक की जीत पर ग्लोबल ऑर्डर बदल सकता है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हम आज आपको बताएंगे कि अमेरिकी चुनाव के हर पहलू को बताएंगे कि वोटिंग से चंद घंटे पहले कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कौन कितने पानी में है। हम ये भी समझेंगे कि कैसे होता है अमेरिका का चुनाव और कब तक आएंगे होने वाले इलेक्शन के रिजल्ट्स। How are you assessing personality when you meet them? I can tell you, like, Great. Modi, Yeah. India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. He's the nicest. India. This is for you. Oh, good. Well, I'll tell you. Do you like him or not? Yeah. Do you like him? I have family on both sides of it. Okay, I have well, family let me that tell loves you. everything and family I'll just that's tell not. you, though. You meet him. I know. Well, they had, before him, they were replacing him every year. It was very unstable. He came along. He's in a and labyrinth He's structure. great. He's a friend of mine. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. Because I asked him, Yeah. we're talking. They did a thing called Howdy Modi in Houston, Texas. Oh, right? yeah. And they filled up the stadium. It was me and him. We filled up the stadium. It was beautiful. Like 80,000 people. It was going crazy. And we're walking around today. Maybe I wouldn't be as. Maybe you wouldn't do that. But we're walking in the middle, waving to everybody. Anyway, but we have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. And I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Okay? Yeah. You can probably guess the country. Yeah. Can't fathom which. You know the country. Yeah. But I said, whoa, what happened there? What happened? So, no, they're all tough and they're all smart. And some are very good people. He's a good person. There's some are good people and some aren't good people. But they're all at the top of their. तो 2 अलग अलग विचारधाराओं वाले उम्मीदवारों में से एक की जीत पर ग्लोबल ऑर्डर भी बदल सकता है। जैसे कि अगर ट्रंप जीते तो रूस और यूक्रेन से लेकर इजराइल और ईरान युद्ध रुकवा सकते हैं। ट्रंप ने चुनाव में इसकी घोषणा की है, और इसी तरह ट्रंप ने बांग्लादेशी और अमेरिकी हिंदुओं के लिए लड़ने का भी वादा किया है। ट्रंप बांग्लादेश पर दबाव बना सकते हैं, और इसी तरह चुनावी भाषाओं और जो भाषण दिए गए उनमें चीन के खिलाफ भी ट्रंप का कड़ा रुख सामने रखा है। तो देखिए दुनिया के लिए क्यों अहम अमेरिकी इलेक्शन। देखिए जीत पर टिके दूसरे देशों के रिश्ते। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सबसे बड़ा दानदाता है अमेरिका। इसी के साथ ही अमेरिकी राजनीति का हर देश पर असर पड़ता है, इसलिए भी अमेरिकी जो इलेक्शन है वो दुनिया के लिए काफी अहम हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए कमला या फिर ट्रंप की जीत से ग्लोबल ऑर्डर बदल जाएगा, यह भी कहा जा रहा है। ट्रंप जीते तो रूस और यूक्रेन युद्ध जो है वो रुक सकता है। अपने भाषणों में इस बात का जिक्र ट्रंप करते हुए नजर आए हैं। बांग्लादेश पर दबाव बना सकते हैं ट्रंप, यह भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया अपने भाषणों में। इसके अलावा चीन के खिलाफ ट्रंप का कड़ा रुख भी देखने को मिल सकता है। ट्रंप ने इस बीच आपको बता दें कि मोदी को करीबी दोस्त भी बताया है। कई बार जब लोगों के बीच ट्रंप पहुंचे भाषणों के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र वो करते हुए नजर आए, दोस्ती का जिक्र करते हुए नजर आए।
तो दुनिया के लिए क्यों अहम हो जाते हैं अमेरिकी इलेक्शन, इसको लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, ऐसे में साफ है कि अमेरिका के चुनाव नतीजे का सीधा सीधा असर दुनिया के सभी देशों के साथ साथ भारत पर भी पड़ना तय है। तो अब आइए समझते हैं कि कैसा है अमेरिका का इलेक्टोरल सिस्टम और स्विंग स्टेट्स का क्या है चक्कर, और कौन है जो कभी भी बाजी पलट सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी इलेक्शन में छाए मुद्दे भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि यहां चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, कुल राज्य यहां पर 50 है। 50 राज्य में 538 इलेक्टोरल वोट है और बहुमत आपको बता दें कि प्रेसिडेंट बनने के लिए 270 से ज्यादा वोट चाहिए, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो 270 है और उससे अधिक वोट चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। अमेरिका में कितने इलेक्टोरल वोट हैं, इसको लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अमेरिका के चुनावों में जनता के ज्यादा वोट मिलने से हार या फिर जीत तय नहीं होती। हार या जीत तय होती है इलेक्टोरल वोट्स के हिसाब से। 2016 के चुनावों की बात करें तो उस पर भी देखिए नजर डाल लेते हैं कि 2016 में क्या कुछ नतीजे जो थे वो रहे थे। तो ज्यादा वोट मिलने से जीत पक्की नहीं होती है। 2016 के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो हिलेरी क्लिंटन को 48.180 वोट मिले थे, जबकि ट्रंप को मिले थे 46.09% वोट। लेकिन इलेक्टोरल वोट ज्यादा होने से ट्रंप जीत गए थे। तो कुछ इस तरह से 2016 के चुनाव नतीजे रहे थे अमेरिका में। जबकि अगर वोट फीसदी की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो वोट प्रतिशत थे वो हिलेरी क्लिंटन को मिले थे, लेकिन बावजूद इसके जो ट्रंप थे वो जीत गए थे चुनाव। दरअसल अमेरिका के चुनावों में सिर्फ पब्लिक से ज्यादा वोट मिलने से जीत तय नहीं होती है। जीत तय करने के लिए नेताओं को इलेक्टोरल वोट्स भी पाने होते हैं, यानी कि ज्यादा वोट पाने के बावजूद भी किसी उम्मीदवार की हार हो सकती है। 2016 में ऐसे ही हुआ था। 2016 में हिलेरी क्लिंटन को 48.18% वोट मिले थे, जबकि ट्रंप को 46.09% वोट मिले थे। लेकिन इलेक्टोरल वोट ज्यादा होने से ट्रंप जीत गए थे। दरअसल अमेरिका में हर राज्य की जनसंख्या और राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से वहां इलेक्टोरल वोट्स की संख्या निर्धारित की गई है। मसलन टेक्सास में 40 इलेक्टोरल वोट हैं, जबकि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स 55 हैं जो कैलिफोर्निया में है। तो वहीं स्विंग स्टेट्स की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा 19 इलेक्टोरल वोट हैं। Based on what's been happening, the South loss, we're leading in all 7 swing states, as you probably know. And we just left Governor Youngkin, and we're certainly doing well in Virginia. It's not considered a swing state, but it may very well be a swing state. And I just had a little birdie told me that we're leading in New Jersey. What's that all about? Huh? We love New Jersey. I always said about New Jersey, I said it's going to happen there. But so remember this. She's the worst vice president in history, and she broke it. She just broke the whole damn thing. But I will fix it, and I'll fix it fast. We're going to do it quickly. America will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than ever before. तो आसान शब्दों में कहें तो यदि कोई उम्मीदवार कम इलेक्टोरल वोट वाले राज्य में ज्यादा वोट हासिल कर लेता है और दूसरा उम्मीदवार कम वोट के बावजूद ज्यादा इलेक्टोरल वोट वाले राज्य में जीत जाता है, तो विजेता ज्यादा इलेक्टोरल वोट वाले राज्य में जीतने वाला नेता ही होगा। अमेरिका के 50 राज्य को मिलाकर इलेक्टोरल वोट की जो संख्या है वो 538 है। 270 या इससे ज्यादा इलेक्टोरल वोट पाने वाला नेता ही प्रेसिडेंट चुना जाता है।
लेकिन तब क्या होगा जब दोनों में से किसी भी नेता को 270 इलेक्टोरल वोट ना मिले? 19वीं सदी में 2 बार ऐसा हो चुका है जब कोई भी नेता जरूरी इलेक्टोरल वोट तक नहीं पहुंचा था। यदि किसी भी नेता को बहुमत नहीं मिलता तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोटिंग होती है। सीनेटर यहां वोटिंग करते हैं। हर राज्य को एक वोट करने का अधिकार होता है और हर राज्य के सभी सीनेटर वोट डालते हैं और उन वोट में से जिस नेता को ज्यादा वोट मिलते हैं तो उसे एक वोट माना जाता है। कुल 50 वोट में से 26 वोट पाने वाला राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। हालांकि बीते दर्जनों चुनाव में ऐसा मौका नहीं आया है। तो देखिए, बीते दर्जनों चुनाव में ऐसा मौका नहीं आया है जब प्रेसिडेंट चुनने के लिए सीनेटर्स को वोट करने की जरूरत पड़ी हो। I mean, at the end of the day, you're being taxed. You're being taxed. All government spending is taxation. So whether it's direct taxation or all government spending, it either becomes inflation or it's direct taxation. Your money is being wasted, and the Department of Government Efficiency is going to fix that. We're going to get the government off your back and out of your pocketbook. And America's just not just going to be great. America is going to reach heights that it has never seen before. The future is going to be amazing. और चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी चुनाव में इस बार कौन से बड़े मुद्दे हैं। बात कमला हैरिस की करें तो वो लगातार मिडिल क्लास वाला दाव चल रही हैं। वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ की अपनी बचपन की तस्वीर शेयर कर रही हैं। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन ग्रेजुएशन के बाद 19 की उम्र में भारत के तमिलनाडु से अमेरिका चली गई थी। इसके अलावा कमला ये भी कह चुकी हैं कि कॉलेज के दिनों में उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में काम किया था, इसीलिए वो मिडिल क्लास के बेहद करीब हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने इसका जवाब खुद मैकडॉनल्ड्स में काम करके दिया। उन्होंने ना सिर्फ फ्रेंच फ्राइज बनाई वहां पर, बल्कि ड्राइव थ्रू पर आम लोगों से भी बात की। जब ट्रंप ने मैकडॉनल्ड्स में काम किया तो वो ये भी कहना नहीं भूले कि उन्होंने कमला हैरिस से 15 मिनट ज्यादा काम किया है। एक तरफ कमला लगातार अमेरिका को बेहतर बनाने के दावे कर रही हैं, तो वहीं ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वादा किया है। दुनिया की नजर उन पर इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने युद्ध रुकवाने का वादा किया है, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर पश्चिम एशिया में छिड़ी वॉर। एक दिन पहले ही पुतिन ने ट्रंप के उस वादे को याद किया। I grew up in the middle class. My mother, worked hard, raised me and my sister, and by the time I was in high school, she was able to afford our first home. I know what it means for an individual and a family to have home ownership. I also know, in the context of history, nobody got 40. Back in this great, beautiful place. It's a wonderful place with wonderful people. They really are proud, hardworking American patriots. That's what they are. And I'd like to begin by asking a very, very simple question. Are you better off now than you were 4 years ago? I don't think so. I don't think so. So I've come today with a message of hope for all Americans. With your vote Tuesday, I will end inflation. I will stop the massive invasion of criminals into our country. And I will bring back the American dream. और चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में कहां पर कब वोटिंग होगी और कब तक चुनाव के नतीजे आएंगे। तो अमेरिका में वोटिंग सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच शुरू होगी। भारतीय समय के मुताबिक ये वक्त शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच होगा। अमेरिका में वोटिंग शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक चलेगी, यानी भारतीय समय के अनुसार वोटिंग 6 नवंबर की सुबह 5:30 बजे से 9:30 बजे तक चलेगी।
to this great, beautiful place. It's a wonderful place with wonderful people. They really are proud, hardworking American patriots. That's what they are. And I'd like to begin by asking a very, very simple question. Are you better off now than you were 4 years ago? I don't think so. I don't think so. So I've come today with a message of hope for all Americans. With your vote Tuesday, I will end inflation. I will stop the massive invasion of criminals into our country. And I will bring back the American dream. और वहीं अमेरिका के प्रशांत नॉर्थ वेस्ट में पिछले सप्ताह बैलेट पेपर के 2 ड्रॉप बॉक्स को कथित रूप से आग के हवाले कर दिया गया था, जिसकी वजह से सैकड़ों बैलेट पेपर बर्बाद हो गए थे। पोर्टलैंड, ओरेगन में आपको बता दें कि फायर फाइटिंग सिस्टम में भी कुछ इसी तरह की आग लगी थी। शुरुआती चुनावों के दौरान बैलेट कलेक्शन बॉक्स पर ये हमले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। तो क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका के प्रशांत नॉर्थ वेस्ट में पिछले सप्ताह बैलेट पेपर के 2 ड्रॉप बॉक्स को कथित रूप से आग के हवाले कर दिया गया था, जिसकी वजह से सैकड़ों बैलेट पेपर बर्बाद हो गए थे। पोर्टलैंड, ओरेगन में फायर फाइटिंग सिस्टम में भी कुछ इसी तरह की आग लगी थी। शुरुआती चुनावों के दौरान बैलेट कलेक्शन बॉक्स पर ये हमले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। न्यूयॉर्क में इलेक्शन बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि चुनाव में धांधली संभव नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खतरनाक मंसूबों को नाकाम करने के पूरे सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। We have a multi-jurisdictional, national, statewide, and citywide security plan that is both cyber and physical, some of which you see, some of which you do not see. All ballots are secured from the minute they are handed to the voter, but we are very closely working with our partners in the NYPD, the state, and Homeland Security and the FBI. A stolen election is not something that is a possibility here in the city of New York for you. So we're comfortable with the security systems that we have in place, and we're always trying to stay ahead of the bad guys. कई राज्यों में बैलेट पेपर ड्रॉप बॉक्स मतदान प्रक्रिया का अहम हिस्सा बन चुके हैं। 27 राज्य और कोलंबिया के जिले में बैलेट पेपर ड्रॉप बॉक्स के इस्तेमाल की इजाजत देते हैं, जो ओरेगन और वाशिंगटन जैसे राज्यों में खास तौर पर अहम है। यहाँ पर वोटिंग मुख्य रूप से मेल या ड्रॉप ऑफ के जरिए होती है। क्लार्क काउंटी, वाशिंगटन में लगभग 60% बैलेट पेपर ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप किए जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इन ड्रॉप बॉक्स की सुरक्षा बहुत जरूरी हो चुकी है और उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। 28 अक्टूबर को वॉचडॉग ग्रुप प्रॉपर्टी ऑफ पीपल ने सितंबर से अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का एक बुलेटिन जारी किया, जिसमें चुनावों के आसपास सोशल मीडिया डिबेट के बारे में बताया गया। बुलेटिन में कहा गया कि कुछ सोशल मीडिया यूजर पहचान छुपाते हुए बैलेट पेपर ड्रॉप बॉक्स में तोड़फोड़ करने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव के दौरान इस तरह के हमलों की आशंका और ज्यादा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए टेरेंस अपना वोट पहले ही डाल चुके हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में जॉन जे मेमोरियल स्टेशन पर अपना वोट डाला था। उन्होंने आगजनी की खबरों पर चिंता जताई। टेरेंस को उम्मीद है कि 6 जनवरी 2021 जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। उस दौरान एक पक्ष के समर्थकों ने अगले राष्ट्रपति के सर्टिफिकेशन को रोकने की कोशिश में बैरिकेड्स तोड़ दिए थे और यूएस कैपिटल में भी तोड़फोड़ की गई थी। I think it is a concern. I'm also hoping that there's preparation in place for, depending on what happens, that we won't be going back to what happened on January 6th. So, yeah. But you're concerned about that? I'm concerned, yeah. I mean, I'm trying not to fixate on it, but it is a concern. अधिकारियों का दावा है कि बैलेट पेपर ड्रॉप बॉक्स को किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पहले की तोड़फोड़ की घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार चुनावों के दौरान और ज्यादा सख्त सुरक्षा की जरूरत है। तो अमेरिका में कैसे चुनाव होते हैं और वो सारी दुनिया से कैसे अलग हैं? कब नतीजे आएंगे?
कैसे होगा राष्ट्रपति का चुनाव और कब आएंगे परिणाम, समझिए इसे भी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वहां के नागरिक सीधे वोट नहीं डालते, इसके बजाय वे राष्ट्रपति को वोट देने के लिए इलेक्टर या प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है, वोटिंग कैसे होती है और राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया के हर चरण के बारे में विस्तार से बताया पीटीआई संवाददाता शुजा उल हक ने। There are 538 electors in total, and these are distributed among all 50 states and Washington DC, the minimum being 3. सवाल है कि इलेक्टर कैसे चुने जाते हैं। अमूमन पार्टियां या तो प्रांतों के पार्टी सम्मेलन में इलेक्टर चुनती हैं या पार्टी की केंद्रीय समिति वोटिंग के जरिए उनका चुनाव करती है। वोटिंग के दिन वोटर बैलेट पेपर में अंडाकार निशान भरकर अपनी पसंद बताते हैं। बैलेट पेपर में अमूमन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नाम होते हैं। पीटीआई संवाददाता शुजा उल हक ने न्यूयॉर्क के एक पोलिंग बूथ से वोटिंग प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अमेरिका में चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होता है। ज्यादातर जगहों पर वोटों की गिनती इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है। वोटों की गिनती के लिए बैलेट पेपर को ऑप्टिकल स्कैनर से स्कैन किया जाता है। अंतिम नतीजे के लिए हर प्रांत में गिनती के आंकड़े मेमोरी ड्राइव के जरिए सेंट्रल इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम या बोर्ड ऑफ इलेक्शंस को भेजे जाते हैं। We petitioned the city council, got money for tablet devices to be at each poll site. So now when the polls close, they take the unofficial results stick out of the machine and place it into a tablet, and those are uploaded directly to us. And so on election night, when the polls close, and we start to report results shortly after 9 o'clock, in those vote totals, you will have all of the early voting totals, all of the absentee and early mail ballot totals that were processed up to the Friday before election day. And then in that first data dump, you also have any of the poll sites that shut their machines down and upload it. And then they'll continue to upload the results, and the results will be updated on a 5-minute refresh. वोटिंग के दिन 6 बजे पोलिंग खत्म होने के फौरन बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाती है। अमेरिकी चुनाव प्रणाली विकेंद्रीकृत है। हर प्रांत की अलग अलग एजेंसी होती है। अमेरिका में भारत की तरह कोई एक चुनाव एजेंसी नहीं है। एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी और दूसरी समाचार एजेंसियां इलेक्टोरल कॉलेज के अनुमानों के आधार पर प्रांतों को कॉल करती हैं। यहां पर कॉल का मतलब चुनाव नतीजों की पहले घोषणा करने से है। अमेरिका के चुनावी इतिहास में एपी की कॉल अब तक 100% सही साबित हुई है। वैसे तो अनुमानित नतीजे वोटिंग वाले दिन की देर रात या अगली सुबह तक आ जाते हैं, लेकिन करीबी मुकाबलों में थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता है। 11 दिसंबर तक सभी प्रांतों को सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। 17 दिसंबर को सभी 538 इलेक्टर अपने अपने प्रांतों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए अलग अलग वोट डालेंगे। ज्यादातर प्रांतों में विनर टेक ऑल सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इस सिस्टम में किसी प्रांत में जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उसे उस प्रांत के सभी चुनावी वोट मिल जाते हैं। इसे पॉपुलर वोट भी कहा जाता है। जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को किसी प्रांत के सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, तो उसकी पार्टी के प्रस्तावित इलेक्टर इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हो जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डालते हैं। हारने वाले उम्मीदवार के प्रस्तावित इलेक्टर को सर्टिफाई नहीं किया जाता। ये नियम 2 प्रांतों में लागू नहीं होता है, मैन और नेब्रास्का में। वहाँ कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जो वोटों को बांटता है। इस सिस्टम में कोई भी उम्मीदवार बिना पॉपुलर वोट हासिल किए राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत सकता है। 2020 में नेब्रास्का के दूसरे जिले ने बाइडेन को वोट दिया था, जबकि बाकी प्रांतों के वोट रिपब्लिकन उम्मीदवार को मिले थे। सवाल है कि क्या इलेक्टर अपने प्रांत के सबसे ज्यादा वोटों के खिलाफ वोट डाल सकता है? तकनीकी रूप से हाँ, हालांकि कई प्रांतों में इलेक्टर कानूनन सिर्फ अपनी पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट दे सकते हैं। ऐसा नहीं करने वालों को फेथलेस इलेक्टर कहा जाता है। कानून के खिलाफ वोट डालने वाले इलेक्टर पर जुर्माना लग सकता है। 25 दिसंबर को सभी इलेक्टोरल सर्टिफिकेट सेनेट के प्रेसिडेंट को सौंप दिए जाते हैं। 6 जनवरी को कांग्रेस के जॉइंट सेशन में सभी वोटों की गिनती होती है।
व्हाइट हाउस की रेस जीतने के लिए 270 वोट्स की दरकार रहती है और काउंटिंग के बाद फाइनली अमेरिका के नए राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेते हैं। और इसी के